नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसके 34वें सत्र का दूसरा भाग है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो पहला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप मुझे उसी प्रकार की जानकारी दे सकते हैं जिस पर हम अभी बात कर रहे थे, यानी कि युद्ध और युद्ध की अफवाहें, इसका असर हम पर किस प्रकार हो रहा है? तो रा कहते हैं, आप इसे अपने गैजेट्स के संबंध में देख सकते हैं, यानी टीवी वगैरह या फ़ोन वगैरह। युद्ध और आपका संबंध कुछ ऐसा है। ऐसा व्यक्ति जो अभी परिपक्व मैच्योर हो रहा है, उसकी बुनियादी अवधारणा परसेप्शन है, यानी कि उसका खुद का एक नज़रिया भी है। यह किसी भी दिशा को चुनने की इच्छा में तेजी लाने का एक बड़ा मौका है। किसी इकाई का झुकाव नेगेटिव भी हो सकता है यदि वो किसी भी कारण से युद्ध प्रिय रवैया अपना ले। कोई खुद को युद्ध की स्थिति में पा सकता है, फिर भी उसका झुकाव पॉजिटिव की ओर हो सकता है, जिससे उसका ऑरेंज और येलो रे सक्रिय होता है और फिर अन्य लोगों को बचाने के लिए वीरतापूर्ण कार्य करके ग्रीन रे सक्रिय हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर राय ये कह रहे हैं कि आप ना अपने गैजेट्स वगैरह, यानी आपके जो टीवी और ये सारी चीज़ें हैं ना, इनके संबंध में देख सकते हो, क्योंकि इस युद्ध और युद्ध की अफवाहें तुम्हारे टीवी पे खूब दिखाई जाती हैं। ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि इसका संबंध उस व्यक्ति से है जो थोड़ा मैच्योर होता चला जा रहा है, क्योंकि बच्चों को तो युद्ध वगैरह से कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है। थोड़ा मैच्योर यानी एक एज के बाद बच्चों को भी युद्ध और ये सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि वो धीरे धीरे ना इसको देखते देखते अपनी एक सोच बनाता है, या कह लो अपना एक नज़रिया बनाता है। अब वो नज़रिया कैसा भी हो सकता है। तो वो कह रहे अगर उसको ये युद्ध देखने में मज़ा आ रहा है, यानी कि हो सकता है उसकी सोच ऐसी हो कि जो सामने वाला देश है ना, मार दो इसको, जान से मार दो सबको जितने भी हैं। हो सकता है उसका इस तरीके का हो, उसे मज़ा आ रहा हो युद्ध देखते हुए। या कुछ लोगों को वायलेंस देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है। ये युद्ध नहीं, ये बाकी सारी चीज़ों पर भी एप्लीकेबल है। तो कह रहे हैं कि अगर उसका ऐसा रवैया है तो वो नेगेटिव साइड में उसका झुकाव हो जाएगा, मतलब उसकी हार्वेस्ट हो सकता है नेगेटिव साइड की तरफ हो जाए। हालांकि इससे हार्वेस्ट तो नहीं हो सकती है, वो झूलेगा बीच में ही तब भी। ठीक है ना, वो जो 25,000 साल की साइकिल रिपीट करने वाला जो है ना, उस केस में हो जाएगा उसका। ठीक है। और फिर वो ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपने आप को हो सकता है युद्ध की स्थिति में भी पाले, यानी कि वो सेना में भर्ती हो जाए और युद्ध वाली सिचुएशन में आ जाए। लेकिन उस केस में उसका झुकाव पॉजिटिव भी हो सकता है और उसके ऑरेंज और येलो रे सक्रिय हो सकता है, यानी कि ग्रुप वाला, यानी कि वो अपने ग्रुप के लोगों को बचाने के लिए काम करने लग जाए। ठीक है। और वो कुछ इस तरीके के वीरतापूर्ण कार्य करे जिसकी वजह से उसका ग्रीन रे एकदम से खुल जाए, यानी उसका दिल खुल जाए। और उसका दिल खुलने का मतलब ये है कि दूसरों के प्रति प्रेम, मतलब चाहे वो दूसरी साइड में हो या अपनी साइड में हो, उनके प्रति प्रेम उसके अंदर जागरूक हो जाए, तो भी उसकी हार्वेस्ट हो सकता है इस तरफ हो जाए और उसका ग्रीन रे एक्टिव हो जाए। फिर आगे वो कहते हैं, अंत में किसी इकाई का झुकाव काफ़ी मजबूती से चौथी किरण की ओर किया जा सकता है यदि वो बिना किसी युद्ध प्रिय कार्य में शामिल हुए सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रेम के सिद्धांत को व्यक्त करे। इस प्रकार वह व्यक्ति बहुत ही कम समय स्थान में एक सचेत इकाई बन सकता है। इसे एक दर्दनाक प्रगति, ट्रॉमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए कि आपके लोगों के बीच सभी प्रगति के लिए एक बड़ा प्रतिशत हिस्सा, जिसे आप सदमा, ट्रॉमा कहते हो, एक माध्यम के रूप में काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर राय ये कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति ना ऐसा हो जाए कि भाई वो यूनिवर्सल प्रेम दिखाने लग जाए कि यार ये युद्ध वगैरह रोको, आपस में प्रेम प्यार से बात करके इसको सुलझा लो, क्यों फालतू में एक दूसरे से लड़ने की कोशिश कर रहे हो।
और ज़्यादातर देखा गया है कि दोनों ही साइड एक दूसरे को जानते हैं कि हाँ जी युद्ध है, और जानबूझ के एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं और आपस में साठ गांठ होती है इसमें, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि लेकिन देखा ये गया है तुम्हारे यहाँ पर कि तुम्हारे यहाँ के लोगों को ये जो ट्रॉमा होता है ना, जब वो इससे गुजरते हैं ना, तब उनके लिए एक माध्यम के रूप में, सबसे बड़े माध्यम के रूप में काम करता है। क्योंकि इस तरीके की ट्रोमैटिक सिचुएशन में दोस्तों कुछ भी हो सकता है, कोई नेगेटिव भी झुक सकता है, कोई पॉजिटिव भी झुक सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता इस केस के अंदर। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं। आपने पिछले सवाल में तीसरी किरण शब्द का प्रयोग किया है, क्या वो वही शब्द है जिसका आप उपयोग करना चाहते थे? तो रा कहते हैं हम ग्रीन रे बोलना चाहते थे। हमारी कठिनाई हमारी उस अवधारणा परसेप्शन के कारण है जिसमें हम ये मानते हैं कि रेड रे और वॉयलेट रे स्थिर हैं। इस प्रकार बीच के जो रे या चक्र हैं वो बदलते रहते हैं और उन्हीं को देखकर हमें सीनियरिटी का संकेत मिलता है जब हम कटाई करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रा ने पिछले उसमें ना, एक्चुअली हमने करेक्ट कर दिया था, रा ने वहाँ पे फोर्थ रे ही बोला था, मतलब हार्ट चक्रा ही बोला था, लेकिन एक्चुअल सेशन के अंदर उन्होंने गलती से थर्ड रे बोल दिया था, यानी येलो रे। तो हमने करेक्शन कर दी थी वहाँ पे। तो यहाँ पर रा ये कह रहे हैं कि वो बदलते रहते हैं। वो कह रहे हैं कि हमको इसलिए प्रॉब्लम होती है इस चीज़ को समझने के लिए क्योंकि हम तो तुम्हारा क्राउन चक्रा देख रहे होते हैं और तुम्हारा रूट चक्रा देख रहे होते हैं। अब बीच के जितने चक्र हैं ना उनके अंदर बदलाव होते रहेंगे क्योंकि परिस्थितियां बदलती चली जाएंगी, उसके हिसाब से तुम्हारे झुकाव बदलते चले जाएंगे, और जैसे जैसे झुकाव होता चला जाएगा ना उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि तुम्हारी सीनियरिटी किस लेवल की है, कि मतलब कि तुम कितने सीनियर हो चुके हो, तुम कितने मैच्योर हो चुके हो। जैसे वो नहीं होती फसल होती है कि भाई कितनी बढ़ गई, कितनी मैच्योर हो गई, उसके हिसाब से उनको पता चलता है कि क्या ये व्यक्ति कटाई के योग्य है या नहीं है, यानी कि वो अगली घनत्वता में पॉजिटिव हो या नेगेटिव उसमें जानने योग्य है या नहीं है। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या रेड रे, एक तीव्र रेड रे का इस्तेमाल एक इंडेक्स के रूप में किया जाता है जिससे सीनियरिटी का पता चले, जिसने कई जन्म लिए हों, साथ ही साथ जिसका वॉयलेट रे भी तीव्र हो? तो यहाँ पे डॉन कह रहे हैं क्या आप इसको जो रूट चक्र है और जो हमारा क्राउन चक्र है इसको क्या एक इंडेक्स की तरह यूज करते हो? इंडेक्स का मतलब एक फिक्स कर दी चीज, ठीक है। आप इन दोनों को देख के ही ये पता लगाते हो कि सीनियरिटी किस तरीके की है और इनके अंदर कितनी तीव्रता है, जिससे आपको पता चले। और उसके पिछले जन्मों को भी आप देख सकते हो तो आपको पता है कि इसके चक्रों के अंदर कितना ऊपर हुआ है और कितना नीचे हुआ है। लेकिन आपके लिए जो टॉप वाला क्राउन चक्र है और जो बॉटम वाला रूट चक्र है वो स्थिर रहेंगे, क्या ऐसा कह रहे हो आप? तो रा कहते हैं यह आंशिक रूप से सही है। ग्रेजुएशन या कटाई चौथी घनत्वता में लाल किरण को केवल उसी रूप में देखा जा सकता है जो सक्रिय होने के कारण कंपनता स्तरों में होने वाली सभी चीजों का आधार है, और इन सब का जोड़ सम वॉयलेट रे की ऊर्जा में है। तो दोस्तों वो ये कह रहे हैं ये जो रूट चक्र है ना, एक्चुअली में इनिशिएटर यही है क्योंकि सर्वाइवल तो इसी के अंदर ही है ना। हम लोग जो सर्वाइव कर रहे होते हैं, अगर हमारे दिमाग के अंदर 24 घंटे सर्वाइवल सर्वाइवल सर्वाइवल, पैसा कमाओ जिंदगी चलाओ, पैसा कमाओ जिंदगी चलाओ, इसमें है तो हम मैक्सिमम टाइम उसी रेड रे चक्रा के अंदर फंसे हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये बेसिक तो है ही, लेकिन ये ही वो है जिसकी वजह से और एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं, और जब और एक्टिविटीज़ हो रही होती है तो बाकी चक्रों में भी चेंजेस हो रहे होते हैं, और इनका जो सम है, जो टोटल होगा ना, वो हम तुम्हारे क्राउन चक्रा के अंदर देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ कि तुम कटाई के योग्य हो या नहीं हो। फिर वो आगे कहते हैं यह वायलेट रे चौथी घनत्वता में जाने के लिए एकमात्र कारण है। कटाई योग्य चौथी घनत्वता नेगेटिव का आकलन असेसिंग करने के लिए रेड रे के साथ साथ ऑरेंज और येलो रे की तीव्रता को काफ़ी सावधानी से देखा जाता है, क्योंकि नेगेटिव की तरफ जाने के लिए काफ़ी ताकत और इस ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सोलर प्लेक्सस येलो रे में अनंत रचयिता तक प्रवेश द्वार खोलना मुश्किल है, इसलिए चौथी घनत्वता नेगेटिव में कटाई के लिए यह आवश्यक है। तो वो कह रहे हैं कि जो नेगेटिव वाली साइड होती है ना, उसके लिए उनके ऑरेंज और येलो और रेड, इन तीनों को देखते हैं और बहुत सावधानी से देखते हैं कि ये कितनी ज़्यादा, क्योंकि इसके लिए ना दोस्तों ताकत बहुत लगती है, ऊर्जा भी बहुत लगती है। मतलब अगर आपको नेगेटिव काम करना है ना, तो आपको सही में क्रूर होना पड़ता है, और क्रूरता के लिए आपको कंटिन्यूस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और वो कंटिन्यूस एनर्जी के बाद भी येलो रे में, क्योंकि आप अपना चलो झुंड तो आपने बना लिया, ठीक है, आप उस झुंड के लीडर भी बन गए, आप उस झुंड को एक दिशा में ले जाने की कोशिश करोगे, तो एक झुंड को मैनेज करने के लिए भी ऊर्जा लगती है। तो वो कह रहे हैं कि इसके अंदर भी देखा जाता है कि ये जो येलो रे है ना, इसका कितना इस्तेमाल कर रहे हो आप उस झुंड को मैनेज करने के लिए,
और इससे ये डिसाइड होगा कि आप अगली घनत्वता में जाओगे या नहीं जाओगे, क्योंकि इस रे से ना मतलब अनंत रचयिता की ओर जाने का जो रास्ता है ना, काफ़ी कठिन है, मुश्किल है वो बहुत। इसलिए उसमें यह देखा जाता है कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने झुंड बनाए हैं और कितने लोगों ने पूरी ताकत से काम किया है, नेगेटिव भी। मतलब रचयिता के लिए तो ये दोनों चीज़ें, क्योंकि बैलेंसिंग चल रही है ना उनके दिमाग में, वो ये देख रहे होते हैं कि भाई नेगेटिव कितना हुआ, पॉजिटिव कितना हुआ, इन दोनों के बीच में बैलेंस हो रहा होता है। जहाँ का झुकाव ज़्यादा हो गया, प्लैनेट उस दिशा में चला जाएगा। लेकिन अभी रा बोल ही चुके हैं कि प्लैनेट कहीं भी जाए, हम तो आएंगे, ग्रह खाली कराएंगे, तुम देख लेना तुम्हें क्या करना है, हम तो अपना काम करेंगे, तुम अपना काम कर लेना। जैसी प्रभु की इच्छा। जिनके साथ नारायण खड़े हो उन्हें किसी का डर नहीं है, वो तो बंदर बना देते सबका। ठीक है, तो अब आप देख लेना दोस्तों, आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ठीक है, तो खैर आगे डॉन कहते हैं, क्या यह संभव है कि आप जनरल पैटर्न के उदाहरण का उपयोग करके मुझे बताएं कि उनके विकास पर युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों ये जनरल पैटर्न ना उस ज़माने में, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी इनके काफ़ी जाने माने मतलब मेजर जनरल हुआ करते थे आर्मी के। तो उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही कि युद्ध का प्रभाव उनके ऊपर क्या पड़ा। तो रा कहते हैं, यह इस सत्र का अंतिम प्रश्न होगा। आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसे जॉर्ज के नाम से जाना जाता है, जिसके पिछले जन्मों की प्रोग्रामिंग से एक पैटर्न या जड़त्व इनर्शिया बना था, जो आपके समय स्थान में अपने जन्म में अनूठा था। इस इकाई का येलो रे काफ़ी मजबूती से सक्रिय था, जिसमें लगातार ग्रीन रे खुलती थी और कभी कभी ब्लू रे भी खुलती थी। हालांकि वो अपने एक युद्धप्रिय प्रकृति के पिछले दर्दनाक अनुभवों के सांचे को नहीं तोड़ पाया। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो जॉर्ज पैटर्न था ना, ये जो जॉर्ज पैटर्न था, ये इससे पिछले जन्म में भी ना इसी तरीके की युद्ध वाली स्थिति के अंदर ही था। ठीक है, और वो ही उन्होंने बोला यहाँ पे इनर्शिया, उन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग इस तरीके से की कि इनर्शिया बरकरार रहे, यानी चलती हुई एक्टिविटी भी बरकरार रहे। तो उन्होंने इस जन्म में भी उसी का इस्तेमाल किया। वो अपना येलो रे तो एक्टिव कर गए थे, क्योंकि भाई टीम लीड कर रहे होंगे, जनरल है तो टीम तो लीड करेगा ही ना। अगर टीम लीड कर रहा है तो हो सकता है कि क्या कहते हैं उसका येलो रे स्ट्रांग हो गया हो, क्योंकि इसमें तो ग्रुप लीडरशिप, ग्रुप आइडेंटिटी, पावर मैनिपुलेशन, हर्ड मेंटालिटी, ग्रुप सिक्योरिटी, कंडीशनल लव, ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। तो उन्होंने कहा कि उसका ये तो हो गया था एक्टिवेट, और कभी कभी उसका दिल भी खुलता था, और कभी कभी मतलब क्योंकि मुंह से बोलता ही था, भाई ऑर्डर दे रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, अपनी टीम को मोटिवेट कर रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहा है। तो उस वजह से उसका ग्रीन रे, क्योंकि अपनी टीम के लिए तो उसका लगाव था ही ना, तो इस वजह से उसका दिल का चक्र भी खुलता था और ब्लू रे चक्र भी खुलता था उसका। ठीक है, और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि लेकिन उसके जो युद्ध प्रिय प्रकृति थी ना, उसे युद्ध में मज़ा भी आता था। कह रहे उसको वो तोड़ नहीं पाया किसी तरीके से, उसको युद्ध करने में जीत जो मिलती थी ना, उस जीत को में मज़ा आने लग गया था उसको। इस वजह से वो उसको तोड़ नहीं पाया, उसको लगा कि आहा मज़ा आ रहा है जीतने में। फिर वो आगे कहते हैं, सच्चाई और सुंदरता में विश्वास की एकता के कारण इस इकाई ने अपने जीवन में कुछ हद तक पॉजिटिव की ओर झुकाव था। यह इकाई काफ़ी संवेदनशील था। वह उस चीज़ के संरक्षण के लिए एक महान सम्मान कर्तव्य महसूस करता था, जिसे वह सच्चा, सुंदर और रक्षा करने के काबिल समझता था। वह खुद को एक वीर व्यक्ति मानता था। वह अपनी ग्रीन रे को समझने की कमी के कारण कुछ हद तक नेगेटिव की ओर ध्रुवीकृत हो गया, और उसने क्षमा सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया, जो सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रेम में निहित है। तो वो कह रहे हैं, देखो वो सच्चाई और सुंदरता उसको पसंद तो थी, अब वो अपने देश के लिए लड़ रहा है, तो भाई उसको अपने देश की सच्चाई, अपने उसको लगता था कि भाई मैं जो कर रहा हूँ अपने देश के लिए कर रहा हूँ, उसकी सुंदरता, उसकी रक्षा के काबिल समझता था, और अपने आप को वीर भी मानता था। ठीक है, और इसके लिए अपने को ये सोचता था कि भाई ये तो मेरे लिए महान सम्मान और कर्तव्य की बात है, भाई ये तो मैं करूँगा ही करूँगा चाहे कुछ भी हो। क्योंकि आर्मी में तो दोस्तों सिखाया ही जाता है ना कि कर्तव्य यही है कि देश की रक्षा करो, है ना। और ये तो हर आर्मी के अंदर होता है, इसमें नया तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन हर आर्मी का जनरली यही होता है। वहाँ पे ऑर्डर्स चलते हैं टॉप टू बॉटम, मतलब टॉप से उसके नीचे वाले पे, फिर उससे उसके नीचे वाले पे, तो एक एक ग्रुप लीडरशिप तो रहती रहती है वहाँ पर। लेकिन इससे ना एक वीरता और एक वो सारी चीज़ें और सम्मान और कर्तव्य, वो सारी चीज़ें भी एक व्यक्ति के अंदर हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन वो कर अपने देश के लिए रहा होता है, इसलिए उसकी सुंदरता, रक्षा, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग के अंदर रहती हैं। ठीक है, और फिर वो आगे ये कहते हैं, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ नहीं थी कि वो दूसरों को माफ़ कर सके, और वो माफ़ी ना होने के कारण ना उसको यूनिवर्सल लव समझ नहीं आया।
अब उसकी वजह से वो नेगेटिव की तरफ उसका झुकाव हो गया। हालांकि इनिशियली वो पॉजिटिव था, ठीक है, वो पॉजिटिव हुआ करता था, हो सकता है आर्मी ज्वाइन करने से पहले कि भाई मैं देश की रक्षा करूंगा, ये करूंगा, अपनों को बचाऊंगा, और इस सोच के साथ हो सकता है उसने ज्वाइन किया हो। लेकिन बाद में जाके वो दूसरों को माफ़ी नहीं दे सका, इस वजह से उसकी नेगेटिव की साइड में उसका झुकाव हो गया। फिर वो आगे कहते हैं, इस व्यक्ति के इस जीवन का कुल जोड़, टोटल सम, कंपनता के रूप में कुछ हद तक पॉजिटिव हुआ था, लेकिन वो कटाई योग्य नहीं बन पाया क्योंकि उसने जिम्मेदारी के कानून या तरीकों को अस्वीकार कर दिया था। यानी कि उसने सौहार्दपूर्ण प्रेम, यूनिवर्सल लव को अस्वीकार करके लड़ना बेहतर समझा। तो वो ये कह रहे हैं कि उसकी जो क्राउन चक्रा था ना, उसके अंदर वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो गया था, लेकिन फिर भी हार्वेस्ट के लायक नहीं हो पाया वो, क्योंकि उसने लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी का कानून उसको अस्वीकार कर दिया कि दूसरों के लिए, दूसरों से प्रेम प्यार से सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करे। वो आर्मी में आ गया, इस वजह से उसने लड़ना बेहतर समझा, इस वजह से उसका नेगेटिव साइड में हो गया झुकाव। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, इस व्यक्ति की मृत्यु जो कि युद्ध की खत्म होने के लगभग तुरंत बाद हुई थी, क्या ऐसा इसलिए हुआ था ताकि इसे कटाई के योग्य बनाने के लिए तुरंत पुनर्जन्म दिया जा सके? तो राह कहते हैं हाँ, यह बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब वो इसलिए जल्दी मर गया था ताकि उसकी, क्योंकि कटाई नहीं हो पा रही थी, हार्वेस्ट वाली ग्रेड का नहीं हो पा रहा था, ना तो पूरा नेगेटिव का ही था ना पूरा पॉजिटिव का था, बीच में झूल रहा था। तो इस वजह से उसकी मृत्यु हुई और अब उसका पुनर्जन्म हो चुका है इसी ग्रह पे। हो सकता है किसी और देश की किसी आर्मी के अंदर अभी जनरल पैटर्न हो, ठीक है, किसी और नाम से हो, ये पॉसिबिलिटी है। या किसी दूसरी साइड में उसने जाके वहाँ पे चेक किया और यार मेरे को जाना तो पॉजिटिव साइड में था, तो हो सकता है किसी नॉर्मल परिवार में उसने जन्म ले लिया हो। तो कुछ कहा नहीं जा सकता इस केस में कि उसने कहाँ जन्म लिया है। लेकिन राह यहाँ ये कह रहे हैं कि हाँ, उसने इसलिए, उसकी मृत्यु इसलिए हुई ताकि उसको यहाँ पे जल्दी से जन्म मिले, और जल्दी से जन्म मिल के वो किसी एक साइड में अपना झुकाव कर ले ताकि उसकी हार्वेस्ट उस दिशा के अंदर हो सके। तो खैर दोस्तों, यह सत्र अब यहीं समाप्त होता है। और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं कि अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।